बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बराबरी की सतह पर हम सियासत करना चाहते हैं, हम किसी जमात के मातहत नहीं हैं, इज़्ज़त हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है और इज़्ज़त के लिए ही सियासत करते हैं। दो टोक मौक़िफ़ अपना पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर कोई अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करे, हमने जब इस्तीफ़े देने होंगे, जब टाइम आएगा तब इस्तीफ़े देंगे, किसी और की मर्ज़ी से हम इस्तीफ़े नहीं दे सकते। साथ माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, तो हमसे माफ़ी मांगी जाए और साथ एएनपी से भी माफ़ी मांगी जाए। पीडीएम का शराजा हमें बिखरता दिखाई दे रहा है। एएनपी पहले पीडीएम छोड़ चुकी है इस शो कॉज नोटिस के मामले पर, और इसी मामले पर हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पहले रद्द अमल आया, उन्होंने शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया और बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हमसे माफ़ी मांगी जाए। क्या ये माफ़ी मांगी जाएगी? क्या बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो है पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर लिया? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? आज ये डिस्कस करेंगे। साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन रेमिटेंस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म ने कौम को इस पर मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि जो तरसीलात ज़र हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत में इसमें 43% इजाफा हुआ है। ये फॉरेन रेमिटेंस इतनी क्यों हमारे मुल्क में आ रही है, लोग धड़ाधड़ डॉलर्स क्यों भेज रहे हैं आज, इसकी क्या वजूहत हैं, ये भी आपको बताएंगे। हम पहले राना तनवीर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब चलते हैं। हमें प्रोग्राम में चौधरी मंजूर हुसैन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मौलाना गफूर हैदरी भी हमारे साथ होंगे, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के, और डॉक्टर इशफाक हुसैन जो माहिर मौशियात हैं, उनसे हम राय जानेंगे। राना तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आपने फैसला सुन लिया, देख लिया, तो कल उन्होंने वो नोटिस फाड़ा, आज उन्होंने कह दिया कि हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत ना की जाए, तो मुस्लिम लीग नून क्यों चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी पर इस्तीफों के हवाले से मर्जी मुसल्लत करे? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रद्द-ए-अमल उन्होंने आज दिया है बिलावल साहब ने, वो तो पहले दिन से ही उनका यही तरीक़ेकार है। इसी तरह गुफ्तगू हो रही है जब से उन्होंने ये ज़हन में बिठाया कि हमने पीडीएम से कोई अलहदा रास्ता अख्तियार करना है या कोई दूसरी तर्ज की सियासत करनी है। ये जो तर्ज सियासत है पीएमएलएन या पीडीएम के प्लेटफार्म से हमने शुरू किया था मिल के, वो यही था कि हम मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे और मिलजुल कर ये जद्दोजहद करेंगे और इसको आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन रेजिग्नेशन के जो पॉइंट है, उस पर कोई ऐसी बात नहीं थी। वो यही था कि मिल के हम एक फ़ैसला करें। हम उनको कन्विंस कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके, जिसको वो एटम बम कहते हैं, वो अगर इस्तेमाल जितनी जल्दी इस्तेमाल हो जाए अच्छा, क्योंकि जितना ये लंबा कर रहे हैं उससे उतने ही मुल्क और कौम का, एक तरफ हम दर्द रखते हैं मुल्क और कौम का कि मुल्क और कौम दिन दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, दूसरी तरफ हम उसको डिले कर रहे हैं। तो फिर हमें जितनी जल्दी हो सकता है ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अगर उनको कोई चीज़ इससे मायूब लगी या महसूस की शोकाज के नाम पे, वो तो शोकाज नहीं था। लेकिन चले, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उन्होंने जो रद्द अमल दिया है, रिएक्शन किया, वो उससे कहीं बढ़ के है बिलावल साहब ने। उसकी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने तो कहा कि ये इज्जत के लिए सियासत करते हैं, हमें पता है, लेकिन जो दूसरे लोग करते हैं वो भी इज्जत के लिए करते हैं। इस किस्म के रद्द अमल से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो पीएमएलएन वाले शायद सर, वो ज़्यादा कह रहे हैं इनिशिएट ये अपनी इज्जत पीएमएलएन ने महसूस। किया है और पीएमएलएन ने हम आजम नज़ीर तारड़ साहब को पहले टिकट दिया और उसके बाद फिर उन्हें ओपोजिशन लीडर बनाने का कहा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन सुनी नहीं गई, ये जानबूझकर किया गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई ना इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना वो इस किस्म के उनके उन्होंने कोई काम किए हैं। लेकिन मैं उस पे जाऊँगा कि तहफ़्फ़ुज़ात की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ तो एक दूसरे के हाईएस्ट लेवल पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। किस तरह आपस में इन्होंने बातें की, किस तरह इन्होंने हमारे मुतल्लिक़ एक्शन किए जब बेनज़ीर साहिबा थी प्राइम मिनिस्टर, किस तरह बाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बल्कि आज भी एक मुकामी कोई रहनुमा है लाहौर का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार में या टीवी पे देखी है। मैं हैरान रह गया कि वो किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीएमएलएन के खिलाफ, कि वो अपने पैसे बचाने के लिए चले गए हैं, वो कोई गिल साहब हैं या कौन है इनके। तो वो मैं समझता हूँ कि ये बातें अगर वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं थी कि ये एक छोटी सी बात पे हम इतना रिएक्ट करते। इसकी बात बैठ के हो सकती थी
और जिस तरह हम भागे, जिस तरह हमने ये ठीक। किया, ये तो रद्द-ए-अमल जो आज उन्होंने दिया है वो तो काफ़ी दिनों से आ रहा है और हमें पता है उनके क्या इरादे हैं, मैं लेकिन मैं फिर भी हम कहते हैं मैं चौधरी कि मंजूर साहब से ये जान लेता हूँ। चौधरी मंजूर साहब, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जो रद्द अमल दिया गया है वो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत शदीद रद्द अमल दिया गया है। ऐसा रद्द अमल दिया नहीं चाहना था। इससे साफ इंटेंशन जाहिर होती है कि आप लोग पीडीएम में रहना नहीं चाहते हैं। कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक मौक़िफ़ रखा। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और उसकी बुनियाद पर हमने जो गुजारिशात अपनी रखनी थी वो रख दी हैं। बाकी ये इशू है कि आपने किस तरह से आगे चलना है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, किसके हैं, तो हमने इस पे बहुत सारी चीज़ें अपने तौर पर दे दी हैं। रही बात ये कि हमारी तरफ से ज़्यादती नहीं, पहल हमारी तरफ से नहीं। हाँ, हमने जवाबात दिए, लेकिन बड़े ठहर के और बड़े सोच समझ के जवाबात दिए। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा इत्तेहाद है जिसमें शोकॉज़ नोट्स दिए गए? एमआरडी बनी रही है, एआरडी, उसके इख्तिलाफात भी होते थे। हम कोई एयर ब्लू के मुलाजिम हैं कि हमें शोकॉज़ नोटिस दे दिया गया? तो ये कैसी बात है और किस तरह से इन्होंने ये हरकत की है? रही बात ये कि राणा साहब देखें, हमने पहले दिन से आप पता था इस्तीफों के इशू पे, लेकिन मैं आज भी प्रपोज करता हूँ। कहा गया था कि मुनासिब वक्त पे, हमारे नज़दीक नहीं आया अभी मुनासिब वक्त, जिनके नज़दीक मुनासिब वक्त आया वो दे दें। सर, राणा साहब कह रहे हैं वो एटम बम आपने जो रखा हुआ है वो कब के लिए रखा हुआ है, फिर कब नहीं, वो चलाएंगे? एटम बम जंग शुरू होने से पहले नहीं चलाया करते। ठीक है, जंग शुरू हुई है ना, पहले जी। बाकी ऑप्शन थे जो इस्तेमाल करने। अगर ये पीडीएम इरादतन ना तोड़ते, ये शायद खाकान अब्बासी और ये सारे मिलकर, तो आज क्या कैफियत होती जो पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन ने जिस तरह से पंजाब और सेंटर के अंदर, और फिर ये कब ना पंजाब को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने तो नहीं नोटिस दिया इनको जब इन्होंने मुकमुका किया है, तो हम नहीं समझते कि इस किस्म के बिहेवियर से कोई इत्तेहाद चला करते हैं। आप चीज़ें पहले बाहर तय करके आके तो कहें कि ये माने पीडीएम में सारी जमातें समझदार हैं, उन्हें पता है क्या सूरत हाल और क्या नहीं। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून को क्या गेन है अगर वो आप लोगों को इरादतन भी बाहर करना चाहते हैं? तो व्हाट एक्चुअली दे एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम दिस मूव? हमें ये नहीं समझ आई कि क्यों करना चाहते हैं ऐसा। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आप कल तक तो एस्टेब्लिशमेंट से बातें कर रहे थे। तो मुझे तो ये भी पता है कि किस घर में ये जो पीडीएम, ये लाहौर वाला जो पंजाब वाला सेनेट का इलेक्शन फैसला हुआ है, ये किस घर में हुआ है, वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे, लेकिन हमने तो कभी नहीं इनको कहा। अब सवाल ये है कि ये ऐसी सूरत हाल में क्या गेन हासिल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये हमें नहीं पता। वो तो ये बताएंगे कि क्या करना है। राणा साहब, क्यों आप लोग ये, एक तो चौधरी साहब ने कहा कि इरादतन ये तमाम चीज़ें हुई, और राणा साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्हें पता है कि किस घर में डिसाइड हुआ, कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, टिकट किसे देना चाहिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से। तो व्हाट एक्चुअली, अगर आप इरादतन भी ये हुआ है और पीपल्स पार्टी निकल भी जाती है, मुस्लिम लीग नून को क्या गेन हासिल होगा, ये जो एक नैरेटिव बन गया? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये इतने समझदार हैं, जहाँ इनको ये भी पता था फलां फलां घर में फलां फलां बंदा बैठा हुआ था, तो इनको ये समझ नहीं है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को लहदा करके उनका क्या मकसद है। इसका मतलब यह है कि कोई मकसद नहीं है हमारा। हम तो बहुत बड़ा लॉस समझते हैं उस काज को, जिस काज के लिए हम इकट्ठे हुए थे और हमने ये जदोजहद करनी थी, क्योंकि इनकी अपनी एक हिस्ट्री जो है वो बड़ी डेमोक्रेटिक और स्ट्रगल के लिए है पीपल्स पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस राणा दफ़ा साहब, अगर आप ये इसको किस लॉस तरह समझते हैं तो फिर वो तो हक बच जानिब हुए ना, कि पहल तो आप लोगों की नहीं, तरफ से की है, शो कॉज नोटिस आप लोगों की जानिब से जारी किया गया है। आने लगा ना कि हमने कितनी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उधर इन्होंने कहा कि जी जाना है, वहाँ पे असम्बली में हम चले गए। इन्होंने शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर नाम प्रपोज किया, खुद यूसुफ गिलानी साहब ने, एक मीटिंग थी हमारी शुरू में, तो वहाँ पे इन्होंने खुद जो प्राइम मिनिस्टर के वोट के साथ किया वो भी आपके सामने है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिस तरह इन्होंने सैबोटाज किया वो भी हमने ऑब्जर्व किया। एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, एक बिगर काज के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हम करते रहे और यहाँ भी सैनेट का इलेक्शन इनके लिए हमने दिलजमी से लड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नेशनल असम्बली में। तो ये जब यहाँ पहुँचे तो ये तयशुदा बात थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन PMLN से होगा। वो हारे तो नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो तो एक मैनिपुलेट किया गया है, जो वोट थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। नहीं हो, वो एक प्रोसेस जिसमें हम कामयाब नहीं हुए और किसकी गलती थी, किस तरह हुआ वो भी इनको पता है। लेकिन ये जो स्लॉट थी ये हमें मिलनी थी और हमने कर दिया। बाकी रहा कैंडिडेट हमने कौन सा बंदा कौन सा लगाया था, वो हमारा एक प्रोरेगेटिव था, लेकिन अगर हम कर भी दिया तो तहफ़्ज़ात उस पर कौन से थे। तहफ़्ज़ात तो आपस में हमारे इतने ज़्यादा थे कि हमने वो डाइजेस्ट किए, ऑब्ज़र्व किए। तो इस चीज़ पे आके मैं नहीं समझता चीज़ें इतनी होती हैं कि इन जैसे लोग जो बड़े पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक हैं चीज़ों को समझते हैं वो ऑब्ज़र्व ना कर सकें। ये बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि इन्होंने कोई रास्ता और इख्तियार किया हुआ है, वो शायद इनके लिए ज़्यादा मुनासिब रास्ता है जो इन्होंने इख्तियार किया है, तो उसके लिए इन्होंने ये चीज़ें की हैं। सब तो वजाहत ये करते तो कौन सा रास्ता इख्तियार किया हुआ है। चौधरी मंजूर साहब पास हैं हमारे, उनसे पूछ लेंगे कि आखिर क्या जिस रास्ते की निशानदाही आप कर रहे हैं वही रास्ता है या कोई और रास्ता है। देखिए, जब आप बाप के वोट लेते हैं और जो इनको लोग वोट दिलाते हैं, जिस तरह वही लोग सेनेट का चेयरमैन बनाते हैं, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाते हैं, तो हम तो फिर आखिर में ये भी बात करते हैं, चलो अगर वो जेन्युइनली आ गए हैं आपके पास बंदे अपोजिशन में, तो हम 57 हो जाते हैं। तो आए फिर सुबह अदम कर लेते हैं सजरानी के और हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। लेकिन ये नहीं करना इन्होंने, इसलिए कि कौन सा रास्ता ये तो खुद ही बताएंगे, लेकिन रास्ता कोई ना कोई इन्होंने कोई और चुना हुआ है जिसमें इनको बेहतरी नजर आती है। चौधरी साहब वो कौन सा रास्ता है हमें बता दें। कि मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा नहीं मुतादिद बार कह चुकी है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं जमीयत भी कहती है कि डबल गेम ना करें, हमें बताएं कि आपने हमारे साथ रहना है या दूसरी तरफ चलना है। आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो रास्ता क्या वही है जिसकी तरफ तज्जियाकार और हम देखते हैं बहुत सारे सियासतदान इशारा करते हैं हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हमने PDM बनाई है और जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, आवाज़ें गूंग थी, टेलीफोन नंबर बंद थे, तो हम उस वक्त भी लोगों के पीछे पीछे फिर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा इत्तेहाद बनाए, कोई चीज़ निकले जिससे हम इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकें। तो हम क्यों तोड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि हमने बड़े रास्ते देखे हुए हैं। हमें कोई ये ताना देने से पहले कोई ये तो बताए ना कि जुबैर उमर क्या लेने गए थे 3 बार PDM के बनने के बाद भी आर्मी चीफ के पास क्या लेने गए थे। रास्ता हमें ना बताएं, रास्ता अपना बताएं और ये भी बताएं कि अभी भी क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, कैसे गए थे बाहर, किससे तय करके गए थे और क्या क्यों अनकंडीशनल सपोर्ट कर दी थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको बजाय इसके कि हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, ये खुद इन चीज़ों के जवाब आते हैं। हमने आज भी बड़ा वाज़े सबसे पहले PDM की बात नहीं की, कल हमारी CC का जो मीटिंग थी PTIMF के बजट की बात की, फिर हमने सेंसस की बात की, फिर हमने कश्मीर इशू को लिया और उसके बाद हमने PDM पे जाकर बात की। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा। तो हमें तो दुख हो रहा है कि इन्होंने क्यों ये ऐसी हरकतें की हैं जिसके नतीजे में ये तबाही आई है। नून लीग दरअसल इनका प्रॉब्लम ये है कि ये किसी और का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब तो इन असम्बलियों को मानते ही नहीं थे जिनसे फिर वोट लेने चल पड़े थे प्रेसिडेंट का। हमने तो जो एतजाज साहब को खड़ा किया था और पता है सबको प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका सवाए इल्जाम तराशी की बजाय देखना पड़ेगा कि अगर ये इस किस्म की सूरत ना करते तो आज PDM जो थी वो कहाँ पे खड़ी होती। हमने अगर इन्होंने असम्बलियों में बैठने की बात मानी है तो वो कोई गलत बात नहीं थी। अगर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात मानी है तो वो कोई गलत बात नहीं थी। ये अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात मानी है तो वो भी अच्छी बात थी। उसके नतीजे के तौर पर बहुत सारी चौधरी साहब बहुत सारी बातें, बहुत सारे आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन असल में मामलात कब बिगड़ने शुरू हुए ये हम जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि असल दरार ये कब पड़ी है, कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद ये तमाम बातें शुरू हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम नाज़रीन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से असल मामलात ख़राब हुए हैं। राना तनवीर साहब से पूछते हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि असल मामला किस चीज़ से बिगड़ा है? देखिए, मैं बस समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा तो उस वक्त सरफस हुई हैं जब ये पीडीएम की मीटिंग हुई और अब्रप्टली जरदारी साहब ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो मैं समझता हूँ कि उनके मजाज के मुताबिक भी नहीं थी और वो कोई पॉलिटिकल भी नहीं थी, चले है नहीं हो। लेकिन जो मकसद की बात करते हैं कि कौन से मकसद के लिए हमने रास्ता अख्तियार को किया या पीडीएम को हमने बनाया, और फिर मैं समझता हूँ उस वक्त भी शायद के जहन में पीडीएम बनाने का कोई मकसद हो, जो इन्होंने अचीव करना था वो अचीव कर लिया हो। ये तो हम असेसमेंट है ना हमारी, एक एविडेंस, हमारे पास कोई इनके अंदर की बातें तो नहीं कि अंदर ये क्या सोचते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो जो मकसद के लिए इन्होंने पीडीएम का एक बनाया था वो मकसद इन्होंने हासिल कर लिया, जिसके लिए ये शायद इकट्ठे हुए थे। अब वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रहे हैं क्योंकि उनके तमाम वो मकासद हल हो चुके हैं या वो हासिल कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। पता नहीं, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि वो कुछ ना कुछ इनको कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ इनके बकौल इनको तो जो यानी मैं तो आप ये समझता हूँ समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आपको यूज़ करके मुक्तदर हलकों से डील की है? ये पीडीएम, मैं तो पीडीएम की बात कर रहा हूँ ना, पीडीएम को ही इस तरह किया है ना, उस प्लेटफॉर्म को जिस तरह अब्रप्टली ये सारा कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये एविडेंस है ना कि एक मकसद कोई हासिल कर लिया है या कोई एक रास्ता इनको मिल गया है जिससे इन्होंने वहां से वो निकल गए हैं। राना ये साहब, मैं आपकी जो जानिब आ आ रहा जाएगा हूँ। तो गफूर हैदरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफे फाड़े थे, सॉरी शो कॉज नोटिस फाड़ा है, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा है कि हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत ना की जाए, और साथ साथ इस्तीफा भी दे दिया पीडीएम के तमाम जो ओहदे हैं उनसे। तो उस पर रद्द अमल मौलाना साहब देंगे। देखिए, रद्द अमल तो सबको देना चाहिए जो पीडीएम में शामिल जमाते हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने अगर कोई खिलाफवर्जी की है तो पीडीएम के फैसलों की खिलाफवर्जी की है, जेयूआई के फैसलों की खिलाफवर्जी नहीं की है। तो इसलिए अगर कोई रद्द अमल देना है तो सबने देना है, अच्छा देना है, मुस्बत देना है, मंफी देना है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। राना तनवीर साहब, हैदरी साहब कह रहे हैं कि पीडीएम ने मिलकर रद्द अमल देना है, हमारी तरफ इशारा क्यों किया गया? ये मेरी समझ से बाहर है कि हमें सिर्फ क्यों कहा गया जबकि ये जमात की जानिब से फैसला था। देखिए, इसलिए कहा गया है हमारी तरफ से कि वो प्रेसिडेंट हैं पीडीएम के और उनका बनता है उस पर रद्द अमल देना। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर इतना ही राना साहब, आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है वैसे। बस अब क्या कह सकता हूँ, वो उस वक्त तो राणा साहब ने खुद ही, आई डोंट नो मैं क्या क्या कह सकता हूँ। तो कह अब दें सर। राणा साहब हमारे सरबराह है पीडीएम के, उनको रद्द अमल देना चाहिए। हम तो बता ही रहे हैं कि जो मैंने बातें की हैं वो रद्द अमल के तौर पे की हैं, लेकिन असल रद्द अमल तो मौलाना साहब की तरफ से आएगा। अगर शाहिद खान खान दे दे तो फिर कहेंगे कि जी शाहिद खान खान ने क्यों दिया है, वो आप पहले सुन ही रहे थे आप पीपल्स पार्टी की बात। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को ही बनता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है पीडीएम के। आप भी समझेंगे कि ये बात दुरुस्त है। जी जी, अब बिल्कुल सारा उन्होंने लश्कर साहब उठा के रद्द अमल दे रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन ये जो बात सामने आई लश्कर थी को कि कब इकट्ठा ये जो करेंगे, शो 8 दिन कॉज, बाद इकट्ठा करेंगे। राणा साहब आप मुझे एक बात कंफर्म करेंगे, ये जो शो कॉज का मामला था ये इनिशिएट क्या जेयूआईएफ की जानिब से पहले किया गया था या आप लोगों की जानिब से किया गया था कि इस तरह करेंगे, एक शो कॉज होगा, उस शो कॉज भेजेंगे, उस पर वजाहत तलब करेंगे? एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये शायद लोग नहीं थे पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन एक पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी या उस किस्म की कोई मीटिंग थी जिसमें ये बात हुई थी कि वजाहत तलब की जाए। ये नहीं था कि खुदा न खादा कोई शो का नोटिस दिया जाए। इतने भी कोई नासमझ लोग नहीं हैं, उन्होंने सारी सारी उम्रें अपनी सियासत में गुजारी हैं, पार्टियों में गुजारी हैं, इत्तेहादों में गुजारी हैं। तो वो शो काज का तो नाम पास एक चल पड़ा, एक वजाहत ज़रूर जिस तरह
हर कोई कह सकता है अपने साथी को कि भाई आप बताएं ये आपने काम क्यों किया है। जो एक बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल काम था उसमें पूछने में तो कोई बात नहीं थी। लिहाजा वो मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी ने एक उसको बनाया है आड़, वरना जो बातें पहले पीडीएम के सरबराही इजलास में हो चुकी थी वो तो इससे भी ज्यादा आगे थी। ये तो बाद में हुई ना बात कि ये लीडर ऑफ द अच्छा। अपोजिशन बना लिया और ये कर लिया वो कर लिया। तो वो उस वक्त जब जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई थी वो आपको पता है किस अंदाज से थी, कितनी तंजिया थी, किस तरह वो हुई सारी। तो मैं नहीं समझता कि वो तो सोची समझी एक सारी बातें थी, हो गई बस, राना होना ही साहब, था। आखिरी सवाल ये का भी मैं जवाब कह दे रहा दें। हूँ आखिरी सवाल मेरे ये है, लफ्ज समझते हो। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी से जाकर माफी मांगेगी कि जी शो कॉज नोटिस हुआ, ये तमाम जिस तरह से मुतालबा किया गया है खुदा मुस्लिम के लीग नून? लिए आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं कि खैर वो वो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं अगर हमें साथ लेके चलना है आपने तो जाके हमसे माफी मांगे वरना मामला दुरुस्त नहीं होंगे। वो मुझे मुझे आता तो नहीं कि वो क्या कहते हैं, हम मौफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता या क्या है। लेकिन मतलब ये है कि इतना बड़ा उन्होंने काम किया है कि एक पीडीएम जो बहुत मोमेंटम था, जो इतना बड़ी हमने स्ट्रगल की थी मिलके, सब जलसे किए, सारी रिलीज की, बहुत बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की, उसको सैबोटाज करके फिर हाउस में जाके वहाँ पे एक इख्तलाफ करके डेविएट करके उस फार्मूले से जो तयशुदा था लीडर ऑफ अपोजिशन का या चेयरमैन सेनेट का या डिप्टी चेयरमैन का, ये मुझे बताएं कि गफूर हैदरी साहब को क्यों नहीं वोट मिले। चलें वो तो 42 इनको मिले हैं, बाकी 7 किधर गए, 7 या 8 या जितने हमारे 10 वोट थे। ये बातें ना हम करें, ये तो एक तयशुदा बातें थी, हो गई। चलें राना साहब, क्या बहुत बहुत पहले शुक्रिया फैसला आपका था, हम पहले प्रोग्राम में। फैसला था कि जी जी, चेयरमैन इसको बनाना है, बिल्कुल ऐसे बाद ही में है। कोई राजा साहब, तब्दीली हमारे आई, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत फिर बहुत उसको शुक्रिया कहा आपका लीडर ऑफ द प्रोग्राम अपोजिशन में में टाइम बनाया। देने के लिए। नाज़रीन, हम मईशत की तरफ बढ़ेंगे, मईशत के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क में रेमिटेंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं और रिकॉर्ड इंक्रीज़ देखा गया है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ट्वीट की है और बताया कि पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो तकरीबन 43% इसमें इजाफा हुआ है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है। तकरीबन गुज़िश्ता साल की निस्बत 43% इजाफा हुआ है। 2 अरब की तरसीलात भेजी गई हैं। अब तक 9 माह में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हुसैन साहब, बहुत मशहूर माहिर मौशियात हैं, गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पे। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आप क्या समझते हैं? आज वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर इससे कहा कि 9वां महीना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि रेमिटेंस में इजाफा है, जो कि बड़ा ही खुश आइंद है। इससे मुल्क हमारा कहाँ पे जाएगा अगर ये रेमिटेंस आ रही हैं? कितनी बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ क्या मईशत सही डगर पे आपको नज़र आ रही है कि सही डगर पे चढ़ गई है? क्या वजूहात हैं ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं? सबसे पहले चीज़ यह है कि ये बिल्कुल हकीकत है कि मार्च के महीने में $2.7 बिलियन रेमिटेंस आया है, जो पिछले साल इसी माह में यानी कि मार्च 2020 में से ये तकरीबन 43% इसमें इजाफा है, विच इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल इंक्रीज़। एक तो ये हो गया, और अब तक जो है हमारा तकरीबन कोई 21.5 बिलियन का रेमिटेंस आ चुका है जुलाई और मार्च के महीने में, यानी कि 9 महीने में, जो पिछले जुलाई मार्च के पीरियड में के मुकाबले में ये कुछ 26% ज़्यादा है। तो ये इसमें वाकई प्राइम मिनिस्टर को भी खुशी होनी चाहिए, हम सबों को भी बहुत खुशी है कि ये बहुत बड़ा मेजर सोर्स है हमारा, जिसने हमें बहुत सहारा दिया हुआ है और बड़े डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टाइम में
इसने हमें सहारा दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से रेमिटेंस हमारा बढ़ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रेमिटेंस जो है वो ज़्यादा होगा इस माली साल में बजाय हमारे एक्सपोर्ट्स के। एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा रेमिटेंस हो जाएगा और ये फिर रज़ाक दाऊद साहब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि रेमिटेंस से ज़्यादा पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़, इतनी एक्सपोर्ट्स करके भी हमें उतना पैसा बाहर से नहीं मिल रहा है जितना हमारे जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं वो भेज रहे हैं। तो ये हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री और ख़ासकर रज़ाक दाऊद साहब के लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया होगा कि इसको ये क्या हो क्या रहा है एक्सपोर्ट की साइड में। दूसरी चीज़ ये है डॉक्टर साहब, एक्सपोर्ट की साइड पे हम जो डाउन हुए हैं इसकी क्या वजूहत है? हुकूमत की जानिब से तो दावे किए जा रहे हैं कि कॉटन के अगर देखा जाए तो हम कॉटन में एक्सपोर्ट हमारी काबिल तहसीन है, इसके साथ साथ इकदाम और भी बताए जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि रेमिटेंस ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, तो क्या वजूहत है मेनली? अब एक तो कोविड की वजह से भी उस तरह से ट्रेड हो नहीं पा रहा है पूरी दुनिया में जिस तरह से पहले होता था। जी सही है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो क्या बांग्लादेश वाले भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? कोविड तो उनके लिए भी है। क्या वियतनाम वाले जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? कोविड उनके लिए भी है। तो कोविड हमारे लिए भी है। तो कोविड इज़ ए गिवन फैक्टर। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये सोचने की बात है। अभी हम आते हैं आपके रेमिटेंस की तरफ में, क्योंकि आपने सवाल किया और ये बड़ा जायज़ सवाल है कि पिछले 10 महीने से यह मुसलसल रेमिटेंस बढ़ रहा है, इसी 2 बिलियन से ऊपर की सतह पे है। तो आखिर क्या वजह हो गई है? जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो उस वक्त दुनिया के तमाम माहिरीन ने यह कहा था कि ओवरऑल रेमिटेंस जो है वो तकरीबन 20% गिर जाएगा। और उसकी वजह यह थी कि जो मिडल ईस्ट वगैरह में तेल की कीमतें बहुत गिर गई, कोविड होने की वजह से कारखाने बंद हो गए, फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, बिल्कुल हर ऐसे ही चीज़ है। सब बंद हो गया। तो उसकी वजह से तेल की कीमतें भी अब हमारे $32 पे $35 बैरल पे आ गया था। तो तेल पैदा करने वाले ममालिक जो है उनके रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर पड़ा। दूसरी ये है कि उनके यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उन्होंने फिर बहुत सारे हम जैसे पाकिस्तान से जो मजदूर थे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, सऊदी अरब है, यूएई है एंड जीसीसी ममालिक हैं, उन सबों से हमारे लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया। तो जब वो फारिग होकर आ रहे थे मार्च 2020 के बाद से, तो वो अपनी सेविंग भी लेकर आ रहे थे। अभी अच्छा। तो ये होता है कि जब वो वहाँ कमा रहे हैं तो एक सर्टेन पोर्शन जो है अपने घर वालों को भेजते हैं। तो कुछ अपने पास वहाँ रखा करते थे कि जब घर जाएंगे तो लेकर जाएंगे। तो वो एक जब डॉक्टर साहब, नौकरी से फिर दैट फारिग। इज वेरी गुड बट अलार्मिंग एज वेल, क्योंकि अगर हम अभी रेमिटेंस में इंक्रीज देख रहे हैं तो एज पर यू के अगर आने वाले दिनों में वो लोग वापस आ गए हैं तो वो रेमिटेंस जो उनकी सेविंग थी वो साथ ले आए हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में रेमिटेंस का सिलसिला उस तरह तसलसल के साथ तो बरकरार नहीं रह सकता। देखिए, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि मैं तो यह भी बता रहा हूं कि कोविड शुरू होते ही जब हमारे लोगों को वहां से निकाला गया, नौकरी से फारिग हुए, तो अपनी सेविंग लेकर आ गए सब। तो एक बल्क में पैसा आ गया हमारे यहाँ पर। दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग वहाँ रह गए तो वहाँ पर तमाम कारोबार मतलब यह है कि बंद हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी खुल रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी हजरात वहाँ रह गए हैं वो उन्होंने एक तो ये किया कि अपनी फैमिलीज़ को, जो फैमिलीज जिनके पास थी वहाँ पर, उन्होंने यहाँ वापस पाकिस्तान को भेज दिया है कि, और इसकी वजह यह है कि पता नहीं कब वहाँ पर हमें भी निकलना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत थिल्ली वहाँ रहे, ज़रूरत के मुताबिक अपना वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे। बाकी फैमिलीज़ को घर भेज दिया उन्होंने। तो जब फैमिलीज़ को घर भेजा है तो पहले अगर एक्स डॉलर वो भेज रहे थे, अब वो एक्स प्लस वाई डॉलर भेज रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज़ को भी भेज दिया, बीवी बच्चों को भी। तो इसके लिए एक ज़्यादा आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें अभी भी जो पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं उनको ये शक है, खदशा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सचेंज कंट्रोल लग जाए,
यानी वो ममालिक चूँकि उनके यहाँ भी माली हालात उनके अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो बाहर कैपिटल उनके मुल्क से जो जा रहा है उस पर पाबंदी न लगा दें। उसको कहते हैं कैपिटल कंट्रोल लगा देना। तो कहीं वो उस डर से भी है कि अगर पाबंदी लग गई कि हम रेमिटेंस डॉलर बाहर भेज नहीं सकते हैं तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा भेज रहे हैं कि अगर फंसे भी तो बहुत थोड़े हमारे जेब में रहेंगे, इतना होगा कि हम घर आ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उनको ये भी ख़तरा है कि कहीं रेमिटेंस पे टैक्स न लगा दिया जाए, कि वहाँ पर ये बातें हो रही हैं, खासकर अरब ममालिक में जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, वहाँ पर यह है कि कहीं वो इस पर टैक्स न लगा दे रेमिटेंस पे। तो जब रेमिटेंस पे अगर उन्होंने टैक्स लगाया तो आप जितना भेजेंगे उसमें तो बहुत सारा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कैपिटल कंट्रोल की जो आपने बात की और आपने टैक्स की बात की कि रेमिटेंस पे टैक्स भी लग सकता है, अगर हम माजी में देखें तो इसकी एग्जांपल्स हमें कुछ मिलती हैं कि कैपिटल कंट्रोल किया गया और टैक्स लगा हो, और अगर ये होने जा रहा है तो क्या वो खलीजी ममालिक में ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा कि या फिर वेस्टर्न यूनियन में ज़्यादा देखने को मिलेगा? नहीं, मैं खलीजी ममालिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके यहाँ भी बड़े मसले मसाइल हो गए हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके, उन्होंने उसको पाबंदी लगा दी है, वो ख़त्म कर दिया, रोक दिया है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये ऐसे ही कोई हवाओं में बात नहीं कि मैंने उन पाकिस्तानियों से बात की है जिनको मैं जानता हूँ। उसमें मैंने टैक्सी वालों से, जो कैब चलाते हैं पाकिस्तानी, वहाँ पर के एक साहब है जिनको मैं जानता हूँ, जब भी मैं जाता रहा था तो उनका वो रेंट ए कार में वो काम करते थे। तो उनसे मैंने पूछा, इसके अलावा जो पाकिस्तानी हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री में है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं। और इन्होंने ही अपनी फैमिलीज को जो पहले वहाँ रह रहे थे पाकिस्तान में भेज दिया है, ताकि अगर हमें वहाँ निकलना पड़े तो बहुत थिल्ली हो, तो हमें मूव करने में आसानी हो। तो जब वो, और उन्होंने ही कहा कि ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर मिडल ईस्ट में कि कैपिटल कंट्रोल भी लग सकता है, यानी कि पाबंदी लगा दे कि आप रेमिटेंस ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। ये भी हो सकता है कि टैक्स लगा दिया जाए, तो हर सूरत में मुझे नुकसान होगा। तो बजाय वो वक्त का इंतजार किया जाए, जो हो रहा है धड़ाधड़ भेजते चले जाओ। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल समझ गए हैं। 3-4 वजूहात आपने बताई है कि रेमिटेंस में इंक्रीज क्यों आ रहा है, कोरोना के बावजूद इतना ज़्यादा रेमिटेंस में इंक्रीज क्यों आ रहा है। डॉक्टर इशफाक हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।